बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज का आज है जन्मदिन और सफाई कर्मचारियों के साथ वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सफाई कर्मियों के साथ पौधरोपण करने का उनका कार्यक्रम है। एमवीएम ग्राउंड पर ये आयोजन होगा। इसके अलावा सीएम सलकनपुर में मां बिजासन के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आज उनका जन्मदिन है, इसी तरह की व्यस्तता उनकी आज रहने वाली है। सफाई कर्मियों के साथ पौधे रोपेंगे और मां बिजासन का आशीर्वाद लेने सलकनपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज है उनका जन्मदिन और अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए जैसे वो हमेशा अपील भी करते हैं कि हर किसी को पौधा रोपना चाहिए जन्मदिन पर, खास मौके पर। हालांकि मुख्यमंत्री रोजाना एक पौधा लगाते हैं और आज चूंकि जन्मदिन है तो पौधे रोपेंगे सफाई कर्मियों के साथ मिलकर। और सीधा आपको लिए चलेंगे, सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज, विस्तार से बताएं जरा। देखिए ललित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो किसी तरह का बैनर पोस्टर ना लगाएं और फूल गुलदस्ते ना लेकर एक पौधा जरूर लगाएं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है और बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से वे अपना जन्मदिन मनाएंगे, जहाँ पर सफाई कर्मियों के साथ वे भोजन करेंगे, उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। इसके साथ ही वे अपनी कुल देवी के दर्शन करने सलकनपुर मंदिर जाएंगे, जहां पर विजयासन देवी के दर्शन करेंगे। साथ ही विदिशा पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ वाले गणेश जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वहां पर पहुंचकर सपत्नी वह दर्शन कर दर्शन लाभ लेंगे। तो कह सकते हैं आज का उनका दिन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है और शुरुआत ही वे पौधारोपण से करेंगे। स्मार्ट सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो पौधारोपण करेंगे। तो कह सकते हैं लोगों से अपील की है कि जन्मदिन के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर उत्तर प्रदेश के रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज सोनभद्र जिले में वो तूफानी प्रचार करेंगे। सोनभद्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनके रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सोनभद्र के घोरावल, रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। और मध्य प्रदेश के बजट में अधोसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। शहरी और कम लंबाई की सड़कों के लिए बजट में खास पैकेज रखा जाएगा। भाजपा के विधायकों ने सड़कों को सुधारने की मांग रखी थी। शहर और कस्बों की आंतरिक सड़कों के लिए प्रावधान रखा जाएगा। कई और विभागों को भी स्पेशल पैकेज मिल सकता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट में किस जगह पर फोकस रहेगा वो हमने आपको बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास नजर। महुआ के फूल से शराब बनाने के लिए हेरिटेज मदिरा नीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में हेरिटेज मदिरा का पेटेंट होगा और आदिवासियों को ही माइक्रो डिस्टिलरी लाइसेंस दिए जाएंगे। हेरिटेज मदिरा नीति 2022, इसे लेकर मंत्रिमंडल समूह की एक बैठक हुई है। आदिवासी विकास खंडों में ये माइक्रो डिस्टिलरी लगानी है। अंतिम निर्णय के लिए हालांकि कैबिनेट के सामने ये नीति रखी जाएगी, तो नीति का खाका एक तैयार है, कैबिनेट के सामने इसे रखा जाएगा और फिर
ये जो नीति है ये जमीन पर आएगी। हेरिटेज मदिरा नीति 2022। एक और अच्छी पहल, भोपाल सेंट्रल जेल के कैदी अब पुरोहित बन सकेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार इन कैदियों को पुरोहित बनाएगा। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल प्रशासन की यह कवायद है। भोपाल सेंट्रल जेल में पढ़े लिखे बंदियों का चयन किया गया है। अब यजमान के कहने पर ये घर घर जाकर हवन पूजन कराएंगे। बंदियों को 1 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए बढ़ाई गई है पंजीयन की तारीख। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 दिन का और वक्त दिया है। रजिस्ट्रेशन अब 5 दिन और होगा। अब 10 मार्च तक पंजीयन कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। अंतिम तारीख 10 मार्च थी और उस 5 मार्च थी, उसे अब 10 मार्च तक कर दिया गया है। अब तक करीब 17 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया है। दरअसल आधार से बैंक खाता और खसरा नंबर ये लिंक नहीं हो पा रहा था, ये भी एक बड़ी वजह थी। तो अब 5 दिन का वक्त और है किसानों के पास। और अब एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बताएं, बीजेपी में आज मैराथन बैठकों के सिलसिले चलने वाले हैं। विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। 12 बजे से सभी सांसदों की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठक लेंगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 को लेकर रणनीति तय होगी। सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति बनेगी। तो आज चलेगा भाजपा में, छत्तीसगढ़ भाजपा में बैठकों का दौर। और अब बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने फिर दूध बहाया है। मिल्क प्लांट में किसानों ने दूध बहा दिया। प्रबंधन पर गलत तरीके से दूध को रिजेक्ट करने का आरोप इन्होंने लगाया। और दूध गंगा का जो संचालक मंडल है इसे भंग करने की मांग किसान कर रहे हैं। अब इन्होंने नाराज होकर दूध बहा दिया है। और सीधा आपको बालोद लिए चलेंगे। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, नाराजगी पर दूध बहा दिया गया, क्या संचालक मंडल को भंग करने की मांग भी पुरानी है? पूरी जानकारी दें। जी ललित जी, जैसा कि बालोद जिले में जो दूध गंगा का जो उद्घाटन किया गया था, इसका फैक्ट्री बनाई गई थी, वो सीधा जो यहाँ के दूध किसान हैं उनको लाभ मिल सके। दूध किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो गौपालक किसान हैं उनके आय में वृद्धि हो सके, इसको लेकर के इस चीज का निर्माण किया गया था। लेकिन जिस तरह पिछले 2 सालों में देखा गया है, जो संचालक मंडल के ऊपर लगातार मनमानी का आरोप लगाया गया है। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो एक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, फिर नया अध्यक्ष बना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और 2 दिन पहले जो यहाँ पे दूध किसान है, 123 दूध किसान जो संचालक मंडल के खिलाफ जाकर के शिकायत किए हैं कलेक्ट्रेट में, संचालक मंडल भंग किया जाए क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, दूध किसानों को परेशान किया जा रहा है। और फिर एक चीज जो देखने को आया कि जो बीती रात दूध बहाए किसान ने, उनका सीधा आरोप था कि जो दूध आ रही है वो गाय से सीधा निकाल करके यहाँ फैक्ट्री लाई जा रही है। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप वहां पे जाके टेस्ट करिए। और उनके द्वारा दलील भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रबंधन है, जो कारखाना प्रबंधन है, उनके द्वारा जो किसानों की नहीं सुनी जा रही, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश है
पूरी तरह से। और देखने को जो बात जो सामने आई है, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कभी 5 किसान कभी 10 किसानों के दूध लौटाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसानों पर भी आर्थिक मार पड़ेगी। किसान जिस उद्देश्य से गौ पालन शुरू किए हैं, कहीं न कहीं वो किसान भी अब मजबूर नजर आएंगे। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। नाराजगी किसानों की और अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट, यूक्रेन से अब तक छत्तीसगढ़ के 112 छात्र सुरक्षित निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 100 छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। तकरीबन 50 छात्र पोलैंड और रोमानिया में सुरक्षित हैं। खार्किव में फंसे छात्रों को निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत ये जो छात्र हैं ये लाए जा रहे हैं, भारतीय नागरिक लाए जा रहे हैं जो पहुंच रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 112 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी 100 छात्रों को निकालना चुनौती बना हुआ है। और सीधा लिए चलेंगे सहयोगी देवव्रत के पास। देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, जब अभी भी देवव्रत 100 छात्रों को वापस लाना है, ये भी बड़ी चुनौती है, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, 112 छात्रों की वापसी हुई है, सकुशल वापसी हुई है। निश्चित तौर पे ये राहत की खबर है, लेकिन चिंताजनक बात ये भी है कि कई ऐसे छात्र हैं जो अभी युद्ध क्षेत्र के इलाके में फंसे हुए हैं, जिनमें से जिनकी संख्या 100 बताई जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो 50 छात्र हैं वो पोलैंड और रोमानिया में सुरक्षित हैं। बाकी जो 50 छात्र हैं वो ऐसे जगहों पर फंसे हुए हैं जहां अभी लगातार युद्ध के हालात हैं, और ऐसी जगहों पर है कि जहां पर लगातार बमबारी के स्थिति बन रही है और कुछ के बंकर में भी छिपे होने की बात सामने आ रही है। तब ऐसे में निश्चित तौर पे एक अभियान तो जरूर चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और कोशिशें भी जारी है, और साथ ही साथ राज्य के जो नोडल अधिकारी हैं वो भी दिल्ली में बैठाए गए हैं, जिससे कि अभी छात्र की स्थिति कैसी है, कहां पर है और कब तक की क्या वापसी होगी, ये जानकारी परिजनों को दी जा रही है। लेकिन परिजनों की अभी चिंता एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि युद्ध की क्षेत्र में फंसे रहना और वहां से बॉर्डर तक के पहुंचना एक तरह से बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिन छात्रों ने अपनी वापसी की है उन्होंने भी ये बताया है कि उनको बॉर्डर तक पहुंचने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलना पड़ा है। तब ऐसी स्थिति में अब क्योंकि युद्ध की जगह में जब छात्र फंसे हुए हैं तो उनको आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती है। और जिस तरह से कल भी हमने एक छात्र से बात की थी जो कि यूक्रेन से लौटा था, उसने भी अपील की थी एम्बेसी से कि युद्ध क्षेत्र में जितने भी छात्र फंसे हुए भारतीय, उनको निकालने की पहल एक तरह से केंद्र सरकार द्वारा की जाए। और अभी फिलहाल कोशिशें जारी है, देखते हैं कि ये कोशिशें अब कितनी रंग लाती है, क्योंकि सुरक्षित वापसी लगातार छात्रों की जारी है, भारतीय छात्रों की, और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ के छात्र फंसे हुए हैं वो भी जल्द वापस लौटेंगे। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार चल रहा है। हजारों भारतीय वापस अपने देश आ चुके हैं। इसी ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंची। इससे 229 लोग वापस लाए गए हैं। इन 229 यात्रियों को रोमानिया के सुसेवा से लाया गया है। भारत पहुंचे इन सभी लोगों के चेहरे पर राहत देखी गई। शाहजहांपुर की छात्रा खुशी दुबे यूक्रेन से सकुशल भारत लौट आई हैं। देर रात फ्लाइट से इंदौर पहुंची खुशी दुबे को लेने उनके परिजनों के साथ साथ इलाके के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर छात्रा से मुलाकात की। खुशी दुबे को भी ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी के बुडापेस्ट बॉर्डर के जरिए बाकी छात्रों के साथ भारत लाया गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। एमपी कांग्रेस की नजर अब ग्रामीण वोटर्स पर। ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी में कांग्रेस। कमलनाथ ने पंचायती राज प्रकोष्ठ को किया सक्रिय। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में आबकारी नीति पर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हुए शामिल। यूक्रेन में एमपी के अभी भी 150 छात्र फंसे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। 454 से 304 लोग लौट चुके हैं प्रदेश। फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान। कहा 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीती तो कर लूंगा मुंह काला। ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची से गायब। मतदाता सूची में नाम ना होने की शिकायत चुनाव आयोग को ईमेल से भेजी। छतरपुर के चंदला में 2 शराबी युवकों ने किया जमकर हंगामा। दोनों के बीच जमकर हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दतिया के भांडेर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। प्रसव न होने पर प्रसूता को अस्पताल से दी छुट्टी। लौटते समय ट्रैक्टर में हुआ प्रसव। एमपी में मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सागर, दमोह, बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम एवं रायसेन जिलों में हो सकती है बारिश। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में लापरवाही का मामला। न्यूरो के जूनियर डॉक्टर किशन सोनी की सेवा समाप्त। जीआरएमसी ने की कार्रवाई। ग्वालियर का रहने वाला शांतनु पहुंचा यूक्रेन से अपने घर। परिवार की आंखों में छलके आंसू। मुन्ना लाल गोयल ने किया स्वागत। गुना के छात्र रोहित जाधव ने रूस में लहराया भारत का झंडा। मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। शाहजहांपुर के शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल में 2 सरकारी डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। डॉक्टर का आरोप स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर एसए मालवीय से कोरोना किट मांगने की अभद्रता। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी। नरसिंहपुर के प्रियांशु गौतम श्रीधाम एक्सप्रेस से करेली पहुंचे। प्रियांशु ने सरकार को दिया धन्यवाद। जबलपुर नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल। कई मांगों को लेकर काम बंद कर रहे प्रदर्शन। पेंशन बहाली, नियमितीकरण की मांग और केंद्र के समान भत्ता की मांग। यूक्रेन में फंसे जबलपुर के एक और छात्र की आज होगी घर वापसी। जबलपुर निवासी आसिफ रजा अंसारी यूक्रेन से पहुंचा दिल्ली। अभी जबलपुर के 3 और छात्रों का आना है बाकी। रूस और यूक्रेन युद्ध के माहौल में फंसे भारतीय छात्रों की हो रही सकुशल घर वापसी। नर्मदापुरम जिले के एक छात्र भी पहुंचा अपने घर। केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। नरसिंहपुर में पुलिस से परेशान होकर रेप पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की। पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज जारी। एएसपी ने दिए जांच के आदेश। जबलपुर में पशु विश्वविद्यालय में कुत्ते के मालिक ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर और स्टाफ के साथ काफी देर तक कुत्ते के मालिक की हुई कहासुनी। जबलपुर के बेलबाग में महिला को तांत्रिक ने लगाया 40 लाख रुपए का चूना। पीड़ित महिला ने तांत्रिक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। डिंडोरी में तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। दिसंबर में जहर देकर बाघिन का किया था शिकार। यूक्रेन में फंसे मुंगेली के राजेश तपरे का सकुशल वापसी लौटना तय हो गया है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार किए गए हैं। नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है। हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। टाटीबंद बाईपास के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के ये तीनों युवक बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 22 ग्राम हेरोइन जब्त हुई है। आमानाका पुलिस ने एक कार से जब्त की है और इसकी कीमत 1 लाख के करीब बताई जा रही है। पंजाब के अमृतसर के ये तीनों रहने वाले हैं। पंजाब के किसी गांव से खरीदकर ये लेकर आए थे और रायपुर में ट्रक ड्राइवर को सप्लाई करने वाले थे। इनके नाम आरोपी सुखदेव सिंह, जसप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर उतरे हैं एसपी। दिल्ली राजहरा में सड़क पर एसपी सदानंद कुमार उतरे। लोगों से उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को लेकर लोगों को समझाया भी है। दिल्ली राजहरा में सड़क पर एसपी सदानंद कुमार।
रायपुर से बड़ी खबर, महिला मढ़ई का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। बीटीआई ग्राउंड में महिला मढ़ई का मेला आयोजित किया जा रहा है। महिला उत्पादित सामग्रियों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगेगी। महिला दिवस के मौके पर महिला मढ़ई का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल होंगी। 7 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। 8 मार्च को बीटीआई ग्राउंड से महिलाओं की एक साइकिल रैली भी निकलेगी। और अब खबर रायसेन से, जहां के रातापानी अभयारण्य में आग लगने से तकरीबन 150 एकड़ में लगे पेड़ पौधे जल गए। ये पेड़ पौधे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 80 लाख की लागत से लगाए गए थे। आग लगने की सूचना मिलने के काफी देर बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ। अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, भोपाल, यहां से दमकलें बुलाई गई और तकरीबन 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। ज्यादातर पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जमकर हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस आग को जलने दिया गया, मतलब देरी से बुझाया गया। जांच टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला साफ होगा। उस प्लांटेशन में आग से काफी एरिया प्रभावित हुआ है और कितने पौधे उसमें झुलसे हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसके लिए हमने टीम गठित करके जांच कमेटी बैठाई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि कितने पौधों को नुकसान हुआ है। इधर बुरहानपुर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और उसके चलते लोग सड़कों पर संघर्ष करने उतर रहे हैं। वहीं एक तरफ जिला प्रशासन पेयजल संकट को दूर करने की कोशिश में लगा है। घटते भूजल स्तर और बारिश के पानी की बूंदों को सहेजने के लिए जलविदों से अपने तकनीकी अमले का प्रशिक्षण शुरू करवा दिया गया है। में हम लोग लगभग 5 से 6 बोर करवा चुके हैं और सारे बोर जो है फेल हो गए, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो एक तो ये हमको जिले में सभी जिलेवासियों को समझना होगा कि जब तक हम भूमिगत जल को रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक जो है जल की समस्या बनी रहेगी। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल स्टेटा है, यहाँ पर पानी जो है काफ़ी डीप में हमको मिल रहा है। अभी बरसात के पहले के दिनों में तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पानी के स्रोत में 12 महीने पानी बना रहे, इसलिए कौन कौन से स्ट्रक्चर लेनी चाहिए, कहाँ पर लेनी चाहिए, रिमोट सेंसिंग का डाटा क्या हो सकता है, तो पूरे इंजीनियर्स की एक तरह से ट्रेनिंग है। आज हमारे बीच में भारत सरकार से नरोनी जी आए हुए हैं, उनको हमें लोगों ने बुलाया था क्योंकि जिला सबसे पहला जिला बना है। तो हमने काम तो कर लिया, लेकिन काम को हमको सस्टेन करना होगा, तो उसी चिंता के लिए और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। यह वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होनी तय हुई है। यह वर्ल्ड सेंटर का इसका जो डिजाइन है वो बहुत खास है। 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर्स में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं। इसमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए वॉल रूम, 25 मीटिंग रूम की भी व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। और अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कहा। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।